आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्रण शोध। तो व्रण शोध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी स्टेजेस जानेंगे। तो व्रण शोध जो है वो शल्य विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स में आता है या फिर 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि शोध क्या होता है ना। तो शोध मतलब क्या होता है कि शोध मतलब होता है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि हमारे शरीर के एक देश में उत्पन्न कोई भी उत्सेद। ठीक है, मतलब कि आपके शरीर के किसी भी भाग में एक बम्प है ना, ऐसी बम्प लाइक स्ट्रक्चर जो उड़ जा रही है, इसी को आप लोग शोध कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बोला है कि शोध समुत्थाना ग्रंथि विदृधि अल्जी प्रभृतिया प्रायेण व्याधियो अभिहिता अनेकाकृति, मतलब इसकी अनेकाकृति होती है। ठीक है, और ये इनसे विलक्षित होते हैं, मतलब कि ग्रंथि विदृधि अल्जी ये जो व्याधियाँ होती हैं इनसे अलग लक्षण वाला होता है। पृथु हो सकता है, मतलब जो शोथ है वो ये भी हो सकता है आपका कि चपटा हो या ग्रथित, मतलब गांठदार हो, आप उसको छुएं तो आपको लगे कि गांठ है। सम हो सकता है, ठीक है, विषम भी हो सकता है। और ये क्या होता है, त्वक और मांस में स्थायी दोष होते हैं, मतलब जो आपके दोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। और सुश्रुत ने जो चौथा दोष माना है रक्त माना है। तो ये इनका संघात होता है शरीर के एक देश में। मतलब आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि आपके शरीर की किसी भी एक देश में ये चारों दोष मिल करके एक दूसरे के साथ संघात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे एक उत्सेद लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम लोग शोथ कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप आचार्य चरक के अनुसार जाएंगे तो देखो आचार्य जो चरक थे उन्होंने 2 तरह के शोथ माने। ठीक है, एक तो माना उन्होंने कि निज शोथ है ना, दूसरा माना आगंतुज। ठीक है, आगंतुज ये जो निज थे इसी में वातज पित्तज कफज और रक्तज आ गया है ना। तो जो वातज पित्तज कफज और रक्तज थे ये निज में आए, मतलब कि इसमें आपके बॉडी के खुद के दोष इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका उन्होंने वो संप्राप्ति क्या बताई, इन्होंने बोला कि आपने निदान का सेवन किया, उससे क्या हुआ, उससे वात प्रकुपित हुआ। तो वात प्रकुपित हो गया तो वात मूवमेंट करता है, ये कहीं ना कहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, बाह्य सिरा में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके शरीर के बाह्य भाग में उत्सेद हो रहा है ना, शरीर के किसी भी एक भाग में उत्सेद हो रहा है, मतलब आपकी ये बॉडी पे। तो यहाँ ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स ही होती है ना, सिरा धमनी होती है, तो सिराओं में जाता है वात। ठीक है, वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये वहाँ पे भी तो दोष होंगे ना, जहाँ पे भी वात जाएगा वहाँ के खुद के दोष वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो वात पित्त कफ रक्त इनको दूषित किया, जब इनको दूषित करेगा तो ये क्या करेंगे, जैसे ये क्या करेंगे, ये हमेशा जब भी रक्त इनको उभारता है तो ये रक्त का ही मतलब ये वात का ही मार्ग बंद कर देते हैं। जो तब ये जब वात का मार्ग बंद कर देंगे तो वात जा नहीं पाएगा अपनी जगह पे जहाँ उसको जाना था, जहाँ उसकी मतलब अनुलोमन होना था। तो वो क्या करेगा, वो इन्हीं तीनों को लेकर के फिर वहीं पे जहाँ पे शोथ उत्पन्न कर देगा। ठीक है, उसी जगह पे। तो वात द्वारा कफ पित्त रक्त ले जाकर के उत्सेद की उत्पत्ति। तो अब देखो निज शोथ का मतलब क्या है कि वात पित्त कफ में दुष्टि हो रही है। अब इसमें क्यों हो रहा है, तो इनकी दुष्टि हो रही थी वात की वजह से तुम्हारे, तो मतलब वात बढ़ा है तो उसके निदान भी वैसे ही होंगे। तो पंचकर्म का अयथावत प्रयोग। अब तुम्हारा वमन विरेचन किसी का तुमने करवाना है, अगर तुमने उसका वमन विरेचन अच्छे से नहीं करवाया, अगर तुमने ज़्यादा करवा दिया, ठीक है, उसकी वजह से मिथ्या संसर्जन कर्म। अब जैसे देखो छर्दी अल्सक विसूचिका श्वास कास अतिसार शोथ, मतलब इन सब में क्या होगा, हमारी बॉडी डिब्लिएट होगी। तो डिब्लिएट होगी तो वात का प्रकोप होगा। पांडु रोग हो गया, उदर हो गया, ज्वर प्रदर भगंदर अर्श, इनसे क्या हो रहा है व्यक्ति कर्षण, मतलब जब भी ये रोग होते हैं तो वो व्यक्ति पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो वात का प्रकोप होगा। कंडू कुष्ठ पीड़िका ये भी आगे चल के मतलब अगर बहुत दिन से उस व्यक्ति को है तो उससे हो जाएगा। वेग विधारण से वात का प्रकोप होगा, है ना। ठीक है, मतलब और क्या है कि कर्म मतलब कि तुमने पंचकर्म जो है, या फिर रोग या उपवास या पैदल चलने से तुम पैदल हो गए। गर्भ संपीड़नात्, या फिर आम गर्भ मिसकैरेज हो गया। ठीक है, या फिर मिसकैरेज नहीं हुआ है, वो प्रजाता है, तो 45 दिन का बताया गया है सूतिका काल, जो कि प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। अगर वो नहीं फॉलो होगा तो क्योंकि उसने बेबी को जन्म दिया है, उसमें वात का प्रकोप है, वो और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगा। तो इन सब की वजह से होगा। और इसका सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका सामान्य लक्षण जो है वो है गौरव रहेगा, ठीक है, अनवस्थितम रहेगा, उत्सेद रहेगा ही, उष्मा रहेगा। ये आपको पता ही है कि जब भी शोथ होता है तो रूबर कैलर डॉलर ये सब चीज़ें होती हैं, है ना।
ठीक है, सीरा तनुत्वम रहेगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जब भी मतलब उत्सेद होता है तो। और लोमहर्ष रहेगा, वहाँ अंग विवरता, कहीं पे भी आपकी स्वेलिंग हुई है तो वहाँ पे अंग विवरता होगी, इन्फ्लामेशन अगर हुआ है तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये हमने वातज, पित्तज, कफज और रक्तज और आकंदुज, तो जो इसके अलग अलग लक्षण होते हैं वात के, तो देखो वात है तो उसमें वात जैसे लक्षण मिलेंगे, है ना। वो अरूढ़, कृष्ण, वड रहेगा, परुष रहेगा, मृदु रहेगा। अब इसमें मृदु इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृदु अगर आप आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तोदयुक्त आप नहीं कंफ्यूज होंगे। पीत, वड, मृदु, पित्त में मृदुता रहती है। ठीक है, सरक्त रहेगा, ओज, चोस, दाह, शीघ्र, अनुसारी, मतलब पित्त है, ऑब्वियस सी बात है पित्त वाला जल्दी फैलेगा, है ना। कफज में कफ, पांडु और शुक्ल, कफ से ही रिलेटेड वर्ड हैं। कठिन, शीत, स्निग्ध, कंडु, ये भी कफ का ही गुण है, ये मंद अनुसारी होगा क्योंकि कफ है। ठीक है, रक्तज में, तो रक्तज में पित्त शोथ के लक्षण मिलेंगे, बाकी ये अति कृष्ण रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा कृष्णता इसमें रहेगी। सन्निपातज में मिश्रित। अब आगंतुज में देखो, आगंतुज क्या है, आगंतुज का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कहीं बाहर से उसको ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, इसके आप निदान ही देख लीजिए, आप निदान देख के आप समझ जाएंगे कि छेदन हुआ है ना, कहीं कट गया है, भेदन, भंजन, पिच्छन, उत्पेषण, किसी चीज़ से दब गया है, किसी ने प्रहार किया है, वध, कुछ चारू घोप दिया है, बंधन, किसी रस्सी से बांध दिया है, वेस्टर्न यानी तुम्हारी उंगली पकड़ के उसको एकदम ऐसे मोड़ दिया है, पीड़न, दबा दिया है, व्यधन, ठीक है, मतलब सुई हुई से एकदम ऐसे छेद देना, या फिर भल्लातक के फल पुष्प रस लगने से, केवांच का रोआ लगने से, कृमि सुख लगने से, विषैले प्राणी के दांत, सिंग, नख लगने से, तो इन सब से आगंतुज हो रहा है। तो आगंतुज में मिलनी क्या हो रही है, आपकी रक्त की दुष्टि हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी है, तो कहीं बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल वो उस पर अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है। तो जब वो रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रक्त की ही तो दुष्टि हो रही है, तो लोहित वर्ण आभास होगा ही, पित्तज और रक्तज शोथ के लक्षण मिलेंगे। सो गाइज मैं आपको ये समझाना चाह रही थी निज और आगंतुज में कि ये जो निज शोथ है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के दोष की दुष्टि की वजह से हो रहा है, जबकि आगंतुज में बाहर से कोई, मतलब देखिए जो हम जैसे स्वेलिंग हमारी बॉडी में नॉर्मली दो वजह से होती है। देखो बॉडी बम्प मतलब बॉडी पे आपके उभार आना, ठीक है, तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो इन्फ्लामेशन, ठीक है, या तो इडिमा की वजह से हो सकता है ना। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी पे कोई बाहर से किसी चीज़ ने अटैक किया और आपकी इम्यूनिटी ने क्या किया, उसको मतलब बाउंस बैक, उससे लड़ने की कोशिश की, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ। आगंतुक शोथ का आप कारण देख सकते हैं कि इसमें छेदन, भेदन, भंजन, वैजनता। अब भलातक के फल या पुष्प वो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को इरिटेट ही तो कर रहे हैं, केवांच का रोआ या फिर विषैले प्राणी का दांत, सिंग, नख लगने से, तो आप लोग समझ गए। तो एक तरह से जो व्रण शोफ है ना, व्रण शोफ में भी यही होता है कि व्रण शोफ जो होता है उसमें जो त्वक और मांस आदि धातु की दुष्टि होती है, ठीक है, और इसमें पाक की प्रवृत्ति होती है। मेनली व्रण शोथ इन्फ्लामेशन है, जबकि जो शोथ है, शोथ में जो निज और आगंतुज है, तो जो आगंतुज शोथ है वही व्रण शोफ है। ये मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रही थी कि ये जो आगंतुक शोथ है उसी का व्रण शोथ एक कारण कह सकते हैं, या ये वही है, तो इसका निदान भी जो आगंतुक शोथ के होंगे वही होंगे। जबकि जो निज शोथ है वो एक तरह से आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होने से हो रहा है, तो वो एक तरह से आप एडिमा कह सकते हैं। देखिए इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन में मेनली आपके तीन चीज, मतलब अगर कार्डिनल साइन की बात करें तो रूबर, रेडनेस होती है, कैलर मतलब कि कैलोरी मतलब वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ट्यूमर यानी स्वेलिंग होती है, जिसको उससे इन्होंने बोला है डॉलर यानी पेन होता है, फंक्शन लेसा। तो इन्फ्लामेशन मतलब होता क्या है कि डिफाइंड एज लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। अब वो एनी एजेंट में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इंजरी। और हमने भी यहाँ पे क्या देखा था कि इंजरी, ये छेदन, भेदन, भंजन, पिच्छन, ये इंजरी थी, ठीक है। ये क्या थे, भल्लातक के फल पुष्प, ये सब क्या थे, ये सब एक तरह से फॉरेन ही था, केवांच का रोआ, है ना, और विषैले प्राणी के दंत, नख, ये सब क्या है, ये सब
आपके बाहर के बैक्टीरिया वायरस ही तो हैं, ठीक है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हीट या कोल्ड की वजह से भी हो सकता है, ये फिजिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी हो सकता है, एसिड बर्न, बेस बर्न हो सकता है, या इनर्ट मटेरियल की वजह से हो सकता है। तो ये देखो टाइप इसके दो होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रोफिल। अगर यही जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का हो गया, मतलब कि अब बार बार वहाँ पे इंजरी हो रही है, तो वो क्रोनिक में चेंज होगा, ठीक है। तो उसमें मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी यानी कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। ऑन गोइंग इन्फ्लामेशन है, इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, रिपेयर और हीलिंग होती है। तो देखो जो स्टेप्स ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं उसमें होता क्या है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। एक तो वैस्कुलर, वैस्कुलर मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो वेन्यूल्स हैं, ठीक है, जो वेनस, ये सब क्या रिस्पांस दे रही हैं जब इंजरी हो रही है। तो क्योंकि इंजरी हो रही है मतलब आपके बॉडी टिश्यू है, ठीक है, ये आपका बॉडी टिश्यू है, इसके नीचे क्या है, वेन्स ही तो हैं, लिम्फेटिक्स ही तो हैं, आपके कैपिलरीज ही तो हैं। तो जब ये यहाँ पे जब ये इंजरी आपने की तो ये रप्चर हुई ना, ये रप्चर हुई, तो जो बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस था वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया, और ये जब रप्चर हुई तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर आपका प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, ये सब चीज़ें। तो पहले वैस्कुलर रिस्पांस होता है, फिर सेलुलर होता है। वैस्कुलर मतलब कि पहले ये जो वेसल्स थी इन्होंने रिस्पांस दिया, फिर सेलुलर, इनके अंदर जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी थे उन्होंने क्या रिस्पांस दिया। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन हुआ, वैसोडाइलेशन क्यों हो रहा है, वैसोडाइलेशन इसलिए हो रहा है ताकि कि यहाँ से जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो सब बाहर निकले, और जो आपका वो जो बैक्टीरिया है ना, उनके ऊपर अटैक करें, ठीक है, इसलिए हो रहा है। तो वैसोडाइलेशन हुआ। अब वैसोडाइलेशन जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई तो बढ़ जाएगी ना, तो इसलिए रेडनेस, वार्मथ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वैसोडाइलेशन हुआ, फिर वैस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हुई, फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन होंगे और जो फ्लूइड होंगे वो वहाँ बाहर जाएंगे, इसी वजह से तो वहाँ पे एडिमा हो रहा है। तो प्रोटीन्स में क्या जाएंगे, हमारे एंटीजन, एंटीबॉडी, जैसे वहाँ पे एंटीजन है जो बाहर से आ रहा है वो एंटीजन है, और जो हमारे अंदर है ना प्लाज्मा प्रोटीन से, वो क्या है, वो एंटीबॉडी है, वो जाएंगे उनसे लड़ेंगे। फिर सेलुलर रिस्पांस में अब हमारी सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो आगे आएगी। अब सेलुलर इम्यूनिटी में पहले न्यूट्रोफिल आएगी एक्यूट वाले में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, तो आपका मार्जिनेशन, एडिशन, माइग्रेशन, ये सारी जो मतलब स्टेप्स हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कीमोटॉक्सिन्स, जो वहाँ पे बाहर के जो एंटीजन होते हैं वो कीमोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अब ये उस कीमोटॉक्सिन्स के थ्रू वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो पॉलीमार्फोस और मैक्रोफोजेस होती हैं, पॉलीमार्फो क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं, पॉलीमार्फो न्यूट्रोफिल, ये उनको क्या करेंगी, फैगोसाइट करेंगे, फैगोसाइट करके उनको क्या करेंगी, खा जाएंगी। अब खाने के बाद क्या होगा, अब वही जब ये खाती हैं तो यहाँ पे एंटीजन इनके बीच में लड़ाई होती है। अब उसमें कुछ डब्ल्यूबीसी भी मरती हैं, कुछ बैक्टीरिया भी मरते हैं, तो उसकी वजह से पस भी बनता है। फिर उसके बाद जब हमारे जो इम्यूनिटी थी उसने उसको मार दिया, ठीक है, तो वो बात तो वहाँ पे ख़त्म। फिर रिपेयर और रीजनरेशन होगा, फिर रिमॉडलिंग और मैचुरेशन होगा। अब रिपेयर और रीजनरेशन में पहले क्या होता है कि पहले स्कार बनता है, आपको भी जैसे पहले घाव जब धीरे धीरे जब आपका सही होता है तो वहाँ पे एक स्कार जैसा बनता है, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल स्किन में बदलता है। तो पहले स्कार बनेगा मतलब इरेगुलर, वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, फिर दोबारा उनमें रीमॉडलिंग और मैचुरेशन होता है, और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर स्किन आती है, ठीक है। जबकि वहीं जो एडिमा था, जो स्वेलिंग था, उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। अब उसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है। तो देखिए ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसी में हमारे पूरा ब्लड हो रहा है। तो दो तरह से हो सकता है, या तो ये जो मान लो आप, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, ये पाइप है, इसके अंदर पानी जा रहा है, तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ से लीक कर जाए, ये जो पाइप है इसकी परमीबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, तो देखो अब परमीबिलिटी मतलब बढ़ेगी, या तो ये हो सकता है कि इसके अंदर फ्लूइड ही ज़्यादा हो गया, हाइपर वॉल्यूमिक स्टेज। जब इसके अंदर फ्लूइड ही ज़्यादा है तो भी तो ये अब
पाइप की एक कैपेसिटी है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पानी बाहर जाएगा, ठीक है। या तो क्या होता है कि जो इसमें पानी सही मात्रा में है लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं एल्बुमिन, वो इस पानी को यहाँ पे पकड़ के रखता है। अगर एल्बुमिन कम है तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, फिर ये पानी यहाँ से बाहर जाने लगेगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है एल्बुमिन इसमें सही है लेकिन बाहर जो बॉडी मतलब यहाँ पे है वहाँ पे क्या है, साल्ट ज़्यादा है ना। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नमक ले रहा है तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि पानी रिटेन कर रहा है बॉडी में, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या तो आपका बढ़ गया है, मतलब आप हाइपरवॉल्मिक स्टेज में चले गए हैं, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है। आपके किडनी डिजीज़ में ऐसा होता है, या फिर आपके हार्ट डिजीज़ में होता है, या फिर अगर लिवर सिरोसिस है तो उसमें होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि जो पोर्टल वेन है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपका बॉडी फ्लूइड है, और वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो पोर्टल वेन है वो क्या करे, वो फ्लूइड को बाहर भेज रही है। इस वजह से जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि तो आप समझ गए होंगे कि जो स्वेलिंग है वो एक तरह से बॉडी फिजियोलॉजी, मतलब वात पित्त कफ जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है निज दोष, वैसे स्वेलिंग है कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत हो रही है इस वजह से हो रहा है। जबकि जो इन्फ्लामेशन है वो एक तरह से, या जो व्रणस होते हैं वो एक तरह का जो आगंतुक जो बाहर से हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है उसके लिए हमारी बॉडी जो रिस्पांस दे रही है वो है व्रणसोथ या वो है इन्फ्लामेशन। अब हम लोग इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं वो पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि पहले तो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होता है जिसमें रूबर कैलर डॉलर आता है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ गई तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, बट अगर हमारी बॉडी ने उसको हरा दिया तो फिर रिपेयर, रीजनरेशन, रिमॉडलिंग, मैचुरेशन होता है ना। तो वो क्या होता है कि आमावस्था, पश्चिमान और पक्वावस्था, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो व्रणशोथ की आम, पच्य और पक्वावस्था को अच्छे से जानता है वो वैद्य है, बाकी सारे तस्कर वित्तीय। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप ये तीनों अच्छे से जानते हो तो हर अवस्था के अकॉर्डिंग अलग अलग चिकित्सा है तो वो आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। इसमें दूसरे क्या है, तो हमने देखा था कि आचार्य ने बताया था कि त्वक और मांस में जो दोष संघात होता है, ठीक है। अब आमावस्था क्या है, आम मतलब कि अभी उसमें दोष पक्व नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसमें मंद उष्णता होगी, ठीक है, मतलब हीट नहीं रहेगी ज़्यादा, मंद वेदना भी होगी, त्वक स्ववर्ता, ठीक है। नॉर्मल जब स्वेलिंग स्टार्ट होती है तो पहले ही एकदम, मतलब स्वेलिंग स्टार्ट होने के जस्ट पहले की स्टेज है जब आपकी बॉडी पे उस बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो इंजरी हुई है तो वहाँ पे जस्ट अभी त्वक स्वरता है, मतलब अभी वहाँ पे कोई रेडनेस स्टार्ट नहीं हुई है। और जब रेडनेस नहीं है तो वहाँ पे हॉटनेस भी नहीं होगी, हीट भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अभी ब्लड सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई है। स्थिर शीत सोखता रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, मंद उष्णता है तो शीत सोखता भी रहेगी, अल्प सोखता भी रहेगी, क्योंकि पहले तो वार्मथ हो रहा था और मतलब वहाँ की रेडनेस हो रही थी, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो रही थी ना, तो ये स्टेज वाइज है। तो ये हो गया, अब आप समझ गए। अब पश्चिमान में क्या है कि अब वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही, मतलब अब आपका सेलुलर वेस्कुलर रिस्पांस हो रहा है, अब आपके बैक्टीरिया और जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है उनके बीच में लड़ाई हो रही। तो जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, वहाँ पे युद्ध होगा तो क्या होगी, वेदना होगी ना। तो वही चीज़ सूची भी निस्तुद्यते, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई छोटी छोटी चीटी आपको दस रही है, ताड़न, पीड़न, छेदन, भेदन, दारण सब, मतलब अलग अलग प्रकार की आपको पेन होगा, ओस, चोस, परिदाह होगा, वृश्चिक विद्ध समलक्षण। जब आपको कोई फोड़ा फुंसी कभी हुआ है तो आपने फील किया होगा कि जब वो पक रहा होता है, पकने से पहले वो कितना परेशान करता है आपको। वहाँ पे अगर कोई छू भी दे ना तो आप एकदम ऐसे मतलब कराह जाते हो। तो वो चीज़ है कि वृश्चिक विद्ध संवेदना, त्वक विवरता अब होगी, ऑब्वियस बात है वहाँ पे रेडनेस होगी, सोफ की वृद्धि भी इसमें होगी, दाह, पिपासा, खाने की इच्छा आपको नहीं करेगी, स्थान सहन। अब मान लो आपको कहीं पे भी
मतलब जहाँ पे भी अगर बहुत ज़्यादा पेट की फोड़ा बड़ा सा हुआ है तो, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उठने बैठने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कैसे अच्छे से उठ बैठ सकते हो। ठीक है। आदमात बस्ती वातस्य, मतलब ऐसा लगेगा कि जो बस्ती है उसमें वात भर दिया है और वो जब फूल जाती है वैसा लगेगा कि वहाँ पे स्वेलिंग हुई पड़ी है। ठीक है। अब पक्व अवस्था, तो पक्व अवस्था वो अवस्था है जब हमारे बैक्टीरिया और वायरस बैक्टीरिया और जो हमारे इम्यून सेल्स थे, मतलब न्यूट्रोफिल्स के बीच में जब लड़ाई हुई है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हमारे मरेंगे और कुछ हमारे जो है न्यूट्रोफिल्स भी मरेंगे। ठीक है। तो वो जब वो मरते हैं तो वही वो जो वाइट मैटर बनता है उसी को पस बोलते हैं। तो वही वो बेचारे बोल रहे हैं कि पक अवस्था में क्या होगा कि वेदना की उपशांति होगी, क्योंकि हमारी इम्यून सेल्स ने उनको हरा दिया, अब लड़ाई बंद, तो वेदना उपशांति हो गई। पांडुता, क्योंकि वो हल्का वाइटिस होता है ना, येलोइश टिंच लिए होता है। अल्प शोथता, अब शोथ भी कम हो जाएगा। वली प्रादुर्भाव होगा। त्वक परिपुटन, वहाँ की त्वचा थोड़ी सी फट जाएगी। ठीक है। पूय तरंग संचरण, मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा सा पिरकी फोड़ा हुआ है तो आपको पस का मतलब मूवमेंट आपको दिखेगा, ऐसा आचार्य बोलना चाह रहे हैं। मुहुर मुहूर्तो, तो हल्का पेन होगा। कंडू, खुजली होगी क्योंकि वो कफ है। ठीक है। भुक्त अभिकांक्षा, क्योंकि अब जो मतलब सबसाइड हो चुकी है ना, इन्फेक्शन सबसाइड हो चुका है, तो अब इसी बात है आपको भूख भी लगेगी। उपद्रव की शांति। निम्न दर्शनम अंगुल्या अवपीड़ते पृथुन मनन, मतलब आप उंगली से उसको ऐसे दबाओगे तो वो क्या होगा, वो दब जाएगा बट फिर धीरे धीरे उठेगा। बस्ती व इव उदक सरल पूयस, मतलब ऐसा लगेगा कि जो बस्ती है उसमें आपने क्या मतलब पानी भर दिया है तो वो जैसे मतलब मूव करता है, वैसा लगेगा कि वो जो बस्ती है वो पूई से भरी हुई है और वो मूवमेंट कर रही है। इसमें क्या था, वात वाला था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पस नहीं बना हुआ था, है ना। अब शोथ की परिपाक काल में तीनों दोष संयुक्त होते हैं। आचार्य मतलब सुश्रुत बोलते हैं कि ये जो परिपाक काल है, जो पश्चिमान है, उसमें तीनों दोष, ऑब्वियस सी बात है आपको पेन भी हो रहा है, आपको मतलब ये दाह चोस परिपाक भी हो रहा है, तो तीनों हैं इसमें, है ना। बाकी अब पश्चिमान से पक्व में जा रहा है, तो जब पक्व में जाता है तो बोला भी गया है कि जो पक्व अवस्था मतलब जो उसमें पस बना है तो वो बिना कफ के तो बनता नहीं, तो इसलिए कफ भी मतलब इसमें था, है ना। देखो, वात के बिना रुजा नहीं, पित्त के बिना जो है पूई, ठीक है, पूई तस्मात् परिपाक काले पचंती सोफात्रया। फिर उसके बाद है चिकित्सा सिद्धांत। तो चिकित्सा सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। चिकित्सा सिद्धांत से पहले मैं आपको ये श्लोक एक बार डिटेल में समझा देती हूँ कि वातात ऋते रुजा न, मतलब वात के बिना रुजा नहीं। पाका पित्तात ऋते न, मतलब पित्त के बिना पाक नहीं हो सकता। कफाश्च पूया न, ठीक है, कफ के बिना पूई नहीं हो सकता। तो इसलिए जो परिपाक काल है उसमें तीनों दोष होते हैं। अब हम इसका जो चिकित्सा सिद्धांत है वो देख लेते हैं। तो देखिए, चिकित्सा सिद्धांत इसका जो है वो सप्तविध व्रण उपक्रम है, जो कि मैंने इसका एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में ही समझाऊंगी। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें 7 बताए गए हैं: विमलापन, अवसेचन, उपनाह, पाटन, शोधन, रोपण और वैकृतापाह। जिसमें से विमलापन और अवसेचन अपक्व में करते हैं, उपनाह पक्वावस्था में करते हैं, बाकी ये चारों जो है वो पश्चिमान में करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, ये उपनाह जो होता है वो पश्चिमान में होता है, बाकी ये चारों जो होती हैं वो पक्वावस्था में होती है। आप सही कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि जो पाटन है, पाटन का मतलब ये है कि आपका व्रण पक गया है, आप उसमें इंसिजन और ड्रेनेज करना है। तो उसके पहले आपको क्या करेंगे, उसके पहले आप रोगी को भोजन और मद्यपान का सेवन करवाएंगे। तो भोजन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब आप उसको इंसिजन और ड्रेनेज करोगे, है ना, तो वो रोगी को प्रॉपर एनर्जी चाहिए, तो वो मूर्छा में जा सकता है, तो इसलिए मूर्छा नहीं आएगी। मद्यपान हम लोग इसलिए करते हैं कि इनेस्थीसिया का काम करेगा वो। अभी देखो, मॉडर्न में जब भी कोई सर्जरी होती है तो पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसको डीएनएस दिया जाता है ना। नॉर्मल उसकी सर्जरी हो रही होती है और उसको डीएनएस चढ़ रहा होता है, बट पहले तो डीएनएस का सिस्टम था नहीं, तो इसीलिए क्या है, इसकी सर्जरी से पहले उसको खाना खिला दो। और पहले क्या था, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया ऐसा कुछ भी नहीं था, तो क्या करेंगे, मद्य ही पिलाना पड़ता था, तो वो चीज़ है। फिर व्रण शोफ के उपद्रव
उपद्रव क्या होंगे? तो देखो क्षतज विधृति होती है और नाड़ी व्रण, ये दोनों उपद्रव हैं। क्षतज कब? जब आपने अपक्व, अब जैसे अपक्व अवस्था है उसमें उसका तुमने इंसिजन किया। अब अपक्व अवस्था में जब तुमने इंसिजन किया तो यहाँ पे क्या हुआ? क्षत हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से अब वो अगर उसके वजह से वहाँ पे क्या होगी? क्षतज विधृति हो गई। और जबकि नाड़ी व्रण क्या है कि अब जैसे ये जो व्रण है यहाँ पे इसने पस बनाया, अब तुम इसका इंसिजन करके तुम्हें यहाँ से पस निकाल देना चाहिए, उसके बाद उसका शोधन रोपण करना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो तो ये पस अंदर जाएगा और अंदर तुम्हारे शरीर में बढ़ेगा और ये क्या बना लेगा? नाड़ी, साइनस बना लेगा, ठीक है। तो साइनस का मतलब क्या होता है कि वो एक ब्लाइंड होल होता है, मतलब उसमें दो ओपनिंग नहीं होती है, जबकि जो फिस्टुला होता है उसमें दो ओपनिंग होती है। तो हम लोग जब आगे, मैं आपको इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, साइनस और फिस्टुला की भी, और क्षतज विधृति की भी, और नाड़ी विधृति की भी। उसके बाद देख लेते हैं चंडाल वैद्य किसको कहते हैं। तो आचार्य ने बोला कि जो आम शोथ का छेदन कर दे और जो पक्व की उपेक्षा कर दे उसको क्या कहेंगे? चंडाल। क्योंकि जो अच्छा वैद्य होगा वो कभी भी अब आमावस्था में नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आमावस्था में मैंने किया तो क्षतज विधृति होगी, और पक्व है तो वो उसका तुरंत इंसिजन और ड्रेनेज करेगा। तो ये वीडियो जो है व्रण शोथ अवस्था ख़त्म होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।